वॉचिंग अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ माइंड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नशता डार। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीबुल्ला, MBBS FCPS जनरल सर्जरी, MRCPS ग्लासगो, certified in minimal invasive surgery and he has experienced of 12 years. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मनीब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत टाइट स्केड्यूल में डॉक्टर मुनीब ने हमें टाइम दिया, सो रियली अप्रिशिएट इट। इट इज़ ऑलवेज वेलकम टू स्प्रेड सम अवेयरनेस। परफेक्ट। सो आज का जो नाज़रीन टॉपिक है वो है लेप्रोस्कोपिक। ये सर्जरी क्या होती है, इससे किस तरह के ट्रीटमेंट्स हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उस पे हम डॉक्टर्स की एक्सपर्ट लेंगे। सो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है और ये जो ट्रेडिशनल सर्जरीज़ हैं उससे मुख्तलिफ इसमें क्या ऐसी बात है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम उस सर्जरी को कहते हैं जिसमें हम एक छोटा सा होल क्रिएट करते हैं और उससे जिस चीज़ के अंदर होल क्रिएट किया जाता है उसके अंदर की सारी चीज़ों को देखा जाता है। ओके। और इसका मतलब यह है कि आम रूटीन के अंदर जो पहले सर्जरी की जाती थी, लेट से पेट की, तो उसमें पूरा बड़ा कट लगाया जाता था और पूरी चीज़ों को अंदर से फिर देख के और उसके हिसाब से ऑपरेट किया जाता था। पित्ते के लिए पेट के ऊपर वाले हिस्से में कट होता था, अपेंडिक्स के लिए नीचे, इमरजेंसी सर्जरी है उसके लिए पेट के दरमियान में बड़ा कट लगाया जाता था। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कहा जाता है, इसको की होल सर्जरी भी कहा जाता है, इसको आम जुबान में कैमरे वाला ऑपरेशन भी लोग कहते हैं, बिकॉज इसमें एक कैमरा यूज़ होता है जिससे आप ऑल अराउंड देख सकते होते हैं। छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं और उससे हम अंदर जाते हैं, उनके साथ छोटे छोटे स्लीक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे मैनिपुलेशन की जाती है और उसके साथ सर्जरी की जाती है। ठीक है। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ अ सर्जरी थ्रू अ की होल एंड यूजिंग स्मॉल स्लीक इंस्ट्रूमेंट्स जिसके साथ जिसको फिर हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? आपने इस सवाल में भी कुछ ट्रीटमेंट्स का नाम लिया जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जिनका हम ट्रीट कर सकते हैं। पित्ते का ऑपरेशन जो कि बड़ा कॉमनली परफॉर्म किया जाता है, अपेंडिक्स की सर्जरीज हैं, हर्निया की सर्जरीज हैं, पेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कन्फ्यूजन है इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेस्ट, तो आप इसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अब आजकल कैंसर्स की सर्जरीज लेप्रोस्कोपी के जरिए की जाती हैं। फीमेल्स के अंदर गायनी से रिलेटेड सर्जरीज हैं जिसमें सिस्ट्स हैं, बच्चादानी के ऑपरेशन हैं, ट्यूब से मुतल्लिक ऑपरेशन हैं, ये सारे लेप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं। ओके। मुझे ये बताएं कि अगेन हम जब सर्जरीज़ की डॉक्टर मुनीब हम बात करते हैं तो एक फियर तो होता है, क्योंकि डिफरेंट टूल्स को इंट्रोड्यूस करना या उससे सर्जरीज करना, या जो ट्रेडिशन आपने कहा कि ट्रेडिशनल सर्जरी नहीं है, ये बड़ी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है जिस पे आप अपने डिफरेंट टूल्स के साथ एक छोटा सा कट लगा के करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर कोई ये सर्जरी कराता है तो वो जो ट्रेडिशनल सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या आफ्टर मैथ्स हैं, उसमें इससे क्या बेनिफिट है? इस सर्जरी का जो एडवांस है और उसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बनी इस वजह से कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि जितना छोटा स्कार होगा या जितना छोटा कट होगा उसके ऊपर पेन भी कम होगा, जितना बड़ा कट होगा पेन ज़्यादा होगा। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन कम होता है। ठीक है। देन जितना छोटा स्कार होगा उतना उसका निशान भी कम नज़र आएगा। सो कॉस्मेटिकली भी ये एक अच्छी सर्जरी है। ठीक है। देन जितना छोटा स्कार होगा, पेन कम होगा, तो मरीज जल्दी उठ के चलना फिरना शुरू करेगा। सो रिकवरी या रिहेबिलिटेशन या सर्जरी के बाद उठना चलना फिरना ये आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। ओके। अगेन जितना छोटा जख्म होगा उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम होगा। ठीक तो है। इस सर्जरी में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम होता है वुंड से रिलेटेड। ठीक है। देन अगेन कुछ रिस्क होते हैं जो कि बड़े वुंड से रिलेटेड होते हैं कि बाद में लेटर ऑन जख्म इन्फेक्ट हो गया या जख्म में हर्निया बन गया। बिल्कुल। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इनका इंसिडेंस या इनके चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर हम सम अप करें डॉक्टर मुनीब, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल सर्जरी से बहुत कम है। इसमें रिकवरी जैसे उन्होंने कहा बहुत जल्दी हो सकती है। अगर खुदा ना खासा गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी जगह से गुजर रहा है जिसको डॉक्टर ने या सर्जन ने ये सर्जरी दी है, तो वो इस वीडियो को एज ए डिवाइस ले सकता है कि ही और शी विल रिकवर सूनर देन द ट्रेडिशनल सर्जरी, और उसके जो आफ्टर मैथ हैं जैसे आपने बताया वो भी ठीक हो सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगेन हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं मगर आप हैं और आप इस पे एक अच्छी राय भी दे सकते हैं। क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेफ है, ताकि उस फियर को हम जो लोगों को एड्रेस कर सकते हैं वो भी बता। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पिछले 15-20 साल में ना बहुत रैपिडली एक्सपैंड की है
और कोई भी चीज़ जब न्यू आती है उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं होता लोगों एग्जैक्टली को, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। और दिस इज़ द रीज़न वाई कि आज से अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को कहते थे कि आप ये ऑपरेशन ना कराएं, इसमें चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसमें फ़लाने के साथ ऐसा हो गया था, फ़लाने के साथ ऐसा हो गया था। सो ये मिथ्स हैं, लेकिन मिथ्स इस वजह से हैं कि इनएक्सपीरियंस हैंड्स में कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है चाहे वो ओपन सर्जरी है, तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। सो इन सेफ हैंड्स, एक्सपर्ट हैंड्स, वो बंदा जिसको इसकी रूटीन का पता है और जो इसमें ट्रेंड है, उसके हाथों में ये सर्जरी सेफ सर्जरी है। ठीक है। रिस्क कॉम्प्लिकेशंस हर सर्जरी में एग्जिस्ट करते हैं, बट इन सेफ एंड एक्सपीरियंस हैंड्स इट इज़ अ सेफ सर्जरी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर आपकी कोई सर्जरी लेप्रोस्कोपिकली हो सकती है, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हो सकती है, तो गो फॉर इट। गो फॉर इट। अगेन आपने बताया कि मिनिमल सर्जरी है और यू आर अ सर्टिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस ऑफ 12 years प्लस। लोग आते हैं, लोगों का देखिए सर्जरी रिकमेंड हो गई, उसके बाद लोगों का कॉस्ट, सर्जरी की कॉस्ट, बिकॉज जितना भी एक्सपर्ट ट्रीटमेंट होगा या ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट होगा, वो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट क्या है और ये हॉस्पिटल की कॉस्ट के साथ क्या इसका मैचअप होता है, ताकि वो भी आवाम हमारी अपने बजट को भी लोग देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि हमारी एक स्पेशलाइजेशन से पहले ना ट्रेनिंग होती है। जब आप स्पेशलाइज एग्ज़ाम पास करते हैं उससे पहले ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमारी एक रूटीन ये होती थी कि पेशेंट एक दिन दाखिल होता है, उस दिन टेस्ट कराता है, अगले दिन वो सारे टेस्ट देखते हैं, उससे अगले दिन पेशेंट का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से अगले दिन मरीज़ ठीक होता है, चलना फिरना शुरू कराते हैं, लिक्विड स्टार्ट कर, उससे अगले दिन डिस्चार्ज होता है। सो इट इज़ अ स्टे ऑफ 4 to 5 days। इन ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी डिक्रीज कर देंगे तो स्टिल एक दिन आएगा, दाखिल होगा, टेस्ट कर देंगे, अगले दिन ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद रिकवरी है, उससे अगले दिन डिस्चार्ज। सो इट्स अ 3 day स्टे। सो ओपन सर्जरी के अंदर अगर आप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सर्जरी, इट्स द होल टाइम पीरियड कि जब आपको पता लगा कि आपको एक बीमारी है और अब उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन ऑफिस वर्क में या स्कूल वर्क में आ गए, तो इसके दरमियान की कॉस्ट क्या पड़ती है आपको। विच वुड ऑल्सो मीन कि आपकी लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे क्या है, आपके इस दौरान जो पेन मेडिकेशंस हैं वो कितनी यूज़ की जा रही हैं, आप कितना जल्दी अपनी रूटीन में आए, आपको कितने चक्कर बार बार हॉस्पिटल के लगाने पड़ रहे हैं, और सारा कुछ। सो शुरू में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगेन जैसे मैंने कहा कि ज़रा एक न्यूअर चीज़ थी, तो उसकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन अब जितनी भी उससे रिलेटेड कॉस्ट है और जो उसके आर्टिकल्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर वेरी रेडिली अवेलेबल। पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल लेवल्स पे होती थी, नाउ लोकल कंपनीज भी बनाती हैं चीज़ें इक्वल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड, लेकिन सिर्फ उसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट कम पड़ जाती है बजाय इसके कि एक चीज़ इंपोर्ट हो रही है और सारा। सो विद टाइम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक मरीज़ दाखिल होता है, सर्जरी से घंटा 2 घंटे पहले उसको दाखिल किया जाता है, सर्जरी करते हैं, सुबह अगर सर्जरी की है आफ्टर 3 to 4 hours द पेशेंट कैन वॉक अराउंड, स्टार्ट हैविंग लिक्विड्स, और रात को डिस्चार्ज भी हो जाता है। सो एक पेशेंट जो सुबह आता है और शाम को डिस्चार्ज हो जाता है और आफ्टर 1 week वो अपनी रूटीन में आ गया, तो उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट जो कि उसको पूरे इस प्रोसेस में आती है। ओके। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि अगर खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उससे रिलेटेड ओपन सर्जरी में फिर एक लंबा टाइम पीरियड है, अगेन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो चीज़ें शॉर्टर ड्यूरेशन में आती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगेन ये सर्जरीज पाकिस्तान के कौन से हॉस्पिटल्स में कराई जा रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बड़े सिलेक्टिव हॉस्पिटल्स हैं और लोगों का एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि जिस आप हॉस्पिटल में हैं, यू फील फ्री टू टेक द नेम, उसमें किस किस्म के इक्विपमेंट्स आपके पास पड़े सर्जरी के पास, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी रीच है अपना वतन की, उसको सुनकर देखकर लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपसे मिल सकें, उससे आपसे कोई गाइडलाइन दे सकें इसके ऊपर। इससे मुतल्लिक जो टावर्स हैं वो अब ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल होते हैं, लेकिन यस कुछ गैजेट्स हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और डिफरेंट चीज़ें हैं, और कई दफ़ा जो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ अवेलेबल, बट द थिंग इज़ कि अगर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर जाते हैं, कोई चीज़ का हर्डल होता है, तो जो गवर्नमेंट के ट्रैक्स हैं उसमें फिर एक लंबा टाइम प्रोसेस लगता है। आपको पता चलेगा जी 1 महीने मशीन का फलाना पुर्जा नहीं थी, तो अब सर्जरी नहीं हो रही, अब ओपन हो रही है। एब्सोल्युटली। एंड
somehow that should not be a reason कि एक मरीज़ की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसलिए नहीं हो रही कि एक फलानी चीज़ अवेलेबल नहीं है. Sadly. So private institutes, of course, you are paying for them, they have the money, वो चीज़ें readily available होती हैं और उनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिस तरह से मैं काम करता हूँ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इस्लामाबाद में हम लोग करते हैं. इसी तरह से इस्लामाबाद में और भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं. कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल है, अली मेडिकल है, आ खान हॉस्पिटल, शौकत खानम, लाहौर में प्लेंटी ऑफ हॉस्पिटल्स, ये बड़ी इजीली अवेलेबल है. लेकिन यस, आपने कुछ चीज़ों में ज़रूर सेलेक्ट करना होता है चीज़ों के बारे में कि हर हॉस्पिटल में तो अवेलेबल है, बट डू दे हैव द राइट गैजेट एज वेल. जस्ट लाइक इफ़ यू आर शूटिंग अ पिक्चर, तो एक आम कैमरे से भी हो सकती है, फ़ोन के कैमरे से भी हो सकती है, और एक अच्छे कैमरे से डिपेंड करता है कि रिजल्ट आप किस तरह का अच्छा चाहते हैं. तो what is the result that you actually, because laparoscopic surgery you are seeing through a camera and you are seeing it on a screen and you are doing the surgery. तो अगर आप वहाँ पे एक स्क्रीन लेते हैं जो बड़ी लो कॉस्ट है and that is not giving you adequate results, तो that will result in complications and a bad surgery. Yes. So आपने उन सारी चीज़ों को up to the mark रखना है. इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो कि अच्छी हैं. उसमें हम जो टावर यूज़ करते हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, दे आर मेड फ्रॉम जर्मन कंपनी दैट इज़ कार्ल स्टोर्स. Okay. And that is usually rated in top 2 of the international standards. Other companies that are Olympus जो कि यूज़ किए जाते हैं, Stryker, these are the good companies for laparoscopic surgeries. सो मुनीब, आपने बताया कि ये सर्जरीज का आफ्टर मैथ हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं. सो यूजुअली जब आप अब्डोमिनल सर्जरी करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने सर्जरी करवाई अब्डोमिनल, आप उसके यूजुअली डॉक्टर्स, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो दे डू गिव यू अ गाइडलाइन, बट वो गाइडलाइन क्योंकि समटाइम्स स्किप हो जाती है या लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आती है कि अब इसकी एक्सरसाइज क्या है. सो अब्डोमिनल सर्जरी के बाद जो रेस्ट है, एक्सरसाइज है, डाइट है, वो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? मैं स्टार्ट कर देता हूँ डाइट के साथ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी सर्जरी हो जाती है, एक पुराना स्टैंडर्ड होता था कि आपने 6 to 8 आवर्स तक बिल्कुल कुछ नहीं करना, चाहे आप मुकम्मल होश में, चाहे आपने वॉक भी कर लिया, लेकिन आपको पानी का कतरा भी नहीं मिलना. अब इसको रीसेंट एडवांसेस में चेंज कर दिया गया और कहा गया कि जब पेशेंट एक दफ़ा कंफर्टेबल है एंड द पेशेंट हैज़ वॉकड अराउंड एंड फुली कॉन्शियस है, तो यू स्टार्ट लिक्विड्स. तो यूजुअली 4 to 5 आवर्स के बाद लिक्विड सिप्स की फॉर्म के अंदर स्टार्ट कर दिया जाता है. और अगेन अगर पेशेंट कंफर्टेबल रहता है तो मज़ीद लिक्विड्स अलाउ कर दिए जाते हैं, और इवन बाय नाइट सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर दी जाती है. ये जो सॉफ्ट डाइट है, इसको अगले 2 दिन के लिए सॉफ्टर साइड के ऊपर ही रखा जाता है ताकि आप कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको कॉन्स्टिपेशन करे, जो आपको स्ट्रेन करे और आपको जोर लगाना पड़े. सो अगले 2 दिन भी ज़रा सॉफ्टर डाइट होती है. ठीक है. सॉफ्ट डाइट में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कस्टर्ड है, खिचड़ी है, सूप है, बिस्किट्स हैं, दलिया है, बिल्कुल, ब्रेड वगैरह चीज़ें, लाइटर चीज़. सो आम रूटीन में उनको समझाने का तरीका ये होता है कि वो चीज़ें जिनको आप डायरेक्ट निकल भी जाएँ तो डाइजेस्ट हो जाएँ. सो ये एक सॉफ्ट डाइट एडवाइस की जाती है. एंड बाय डे 2 or 3 इफ़ यू आर कंफर्टेबल इनफ तो आपको रेगुलर डाइट पे शिफ्ट कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सर्जरी किस हिसाब से हुई है, उस हिसाब से कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बता दी जाती हैं. ठीक है. सो ये थी बिफोर द सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद की प्रिकॉशंस. व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन शुड बी टेकिंग बिफोर द सर्जरी? जो डाइट के हवाले से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि मरीज़ ने सर्जरी से 6 आवर्स पहले खाना पीना बंद कर देना. ठीक है. वो कोई पानी नहीं लेगा, कोई लिक्विड्स नहीं लेगा. लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उनकी मेडिकेशंस को रीएडजस्ट करना होता है. जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम कहते हैं वो आपने स्किप नहीं करनी. यू कैन टेक देम विद 1 sip ऑफ वाटर. अपनी अगर थायरॉक्सिन, थायराइड से मतलब कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है वो कंटिन्यू करेगा. शुगर की मेडिसिन नहीं लेगा. शुगर की मेडिसिन इसलिए नहीं देते क्योंकि हमने खाना पीना बंद किया हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी 3 आवर्स 4 आवर्स खाना पीना बंद है, तो शुगर लो ना हो. लिक्विड्स जो होते हैं जिनको कहा जाता है कि पानी, क्लियर लिक्विड जैसे पानी है, ये सर्जरी से 2 घंटे पहले तक इवन अलाउ करते हैं हम. अब ठीक है, आप ये ले सकते हैं और उसके बाद हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं. ठीक है. सो ये सर्जरी से पहले की चीज़ें हैं. मुनीब, मुझे ये बताएं सर कि आपने इतने लाइफ एक्सपीरियंस में एक्सपर्ट हैं आप, आपने सर्जरीज देखी हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो ये एक बूम आया है, ये जो एक कहते हैं ना कि एक चेंज ऑफ इन सर्जरी आई है, ये पाकिस्तान में इसकी एडवांसमेंट कैसे चल रही है? आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? पाकिस्तान में कंटिन्यूटी इस चीज़ की क्या है?
इट इज़ ये आप समझ लें कि इसी तरह से जैसे इंटरनेट आया था, इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट हुआ था, उसमें यंग जनरेशन ने चीज़ों को जल्दी अडेप्ट किया था। इसी तरह से कोई भी फ़ोन के ऊपर नई चीज़ें आती हैं तो यंग जनरेशन अडेप्ट्स इट वेल, और उसके बाद द रेस्ट ऑफ देम फॉलो। सो अभी भी जो न्यूअर जनरेशन है, जो यंग सर्जन्स हैं, दे गो फॉर इट इन द स्टार्ट, और इसको बड़ा एक्सटेंसिवली इसके अंदर कोर्सेज वगैरह करके दे कम बैक, इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज करके, एंड दे गो फॉर इट, और उसको फिर वो यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को। है। और विद टाइम ये चीज़ ऐसी है कि जो दुनिया में स्टैंडर्ड बन चुकी हुई है। ओके। हमारे यहाँ भी स्टैंडर्ड है, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, मिथ्स को ख़त्म करना है, एंड देन इवेंचुअली दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड, और एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके अंदर फिर यही है कि जब ये चीज़ें होती हैं, फिर उसके अंदर फर्दर एडवांसमेंट्स हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरीज हैं, सिंगल इंसिजन सर्जरीज हैं, दे ऑल गो अलॉन्ग विद इट। ठीक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। आपने यू टेकन द नेम्स ऑफ द हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्जरी सर्विसेज टू द पीपल एज वेल। अब मुझे ये बताएं, इट इज़ लिंक्ड विद योर एब्डोमिनल हेल्थ, तो अब मुझे ये बताएं हम अपनी एब्डोमिनल हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं अगर हमें लगता है कि वी हैव समथिंग, बिकॉज समटाइम ये होता है कि जब तक प्रोलॉन्ग नहीं होता, मैसिव सिम्टम नज़र नहीं आते, हम डॉक्टर से रिज्यू नहीं करते। इस पे थोड़ा सा आप मुझे अपना क्या टेक देंगे? डिफरेंट डिजीज़ हैं, उनकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। लेट मी पुट इट दिस वे कि जैसे अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और उसके लिए कॉमन फैक्टर होता है कि आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स में फ़ैट, ऑयली, चीज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सीडेंटरी है, आप ओबीस हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट दीज आर द कॉमन वंस दैट कैन बी रिलेटेड टू इट। सो अगर आप इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो यू विल बी एट अ लोअर रिस्क, नॉट नेसेसरीली कि नो रिस्क, बट अ लोअर रिस्क। सो इसी तरह से कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप अगर बैलेंस डाइट नहीं रखते, जैसे आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं खाते तो यू विल हैव ओबेसिटी, और अगेन वो ओबेसिटी बढ़ते बढ़ते मॉर्बिड ओबेसिटी में जाएगी, एंड यू विल रिक्वायर अगेन सम इंटरप्रिटेशन फॉर इट। आपको लेटर ऑन शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो जब तक आप इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों को अपना हेल्दी एक्टिविटी में नहीं, हेल्दी रूटीन में नहीं लेके आ सकते। Absolutely. और अगेन इन सारों के अंदर सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू टेक टाइम इन अ डे फॉर योर सेल्फ, ताकि आप उसको अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी करें। और ये हेल्थ को प्रायोरिटी करने में एक्सरसाइज आती हैं, वो डे टू डे काम क्या आते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ भी हो सकता है, बट उससे बेहतर ये है कि हम ये वाले काम कर लें ताकि कुछ प्रिवेंट कर सकें। एक सिंपल चीज़ है, उसके अंदर हम यूजुअली एडवाइस ये करते हैं कि डेली 15 to 20 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक। वी डोंट वांट कि आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप ये सारे कार्डियो एक्सरसाइज इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर योर हेल्थ। और उसके अंदर यही है कि आपने अपने हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाना है, वो ब्रिस्क वॉक के अंदर होगा। आपकी बॉडी स्वेट करे, आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो, एनर्जी यूटिलाइज हो, सारी चीज़ें। सो अ ब्रिस्क वॉक फॉर डेली 15 to 20 मिनट्स इज एनफ। Okay. And yes, you need to take a plenty of water, at least 2 to 2.5 liters per day. बड़ी कॉमन रूटीन होती है कि आप सारा दिन बिजी रहे हैं और आपका पानी का इंटेक ही नहीं है। आप रात को फारिग हुए हैं, एक टाइम के ऊपर आप 2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। देन आप खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, यू स्लीप। सो योर बॉडी नीड्स हाइड्रेशन एज वेल, योर मसल्स नीड टर्जिडिटी। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब एक बैलेंस डाइट, इक्वल हाइड्रेशन, गुड फिटनेस लेवल, ये सारा आप मेंटेन करते हैं। अच्छा डॉक्टर मुनीब, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डाइट प्लान का आफ्टर द सर्जरी। अब ये बताएं कि जो मूवमेंट है, क्योंकि यूजुअली जो अगर हमारे घर में औरतें हैं जो घर के काम काज करती हैं, या ऐसे मर्द हैं जो ऑफिस जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते या ज़्यादा देर बेड रेस्ट नहीं कर सकते, तो वो जो मूवमेंट है आफ्टर द सर्जरी वो कब स्टार्ट हो सकती है? यूजुअली सर्जरी के बाद हम इनकरेज करते हैं कि वंस आप फुली अवेक हो गए तो आफ्टर 3-4 आवर्स आप खुद उठें, वॉक वगैरह करें। उसके अंदर ये ज़रूर होता है कि जो पहली दफ़ा आप उठते हैं, थोड़ा बहुत चक्कर या डिजीनेस फील हो सकती है बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक ड्रग्स जो आपको दी जाती हैं, क्योंकि इसमें मुकम्मल बेहोशी दी जाती है। ठीक है। लेकिन आफ्टर 10-15 स्टेप्स यू कम बैक, देन अगेन आप चलना फिरना शुरू करें। सो इसका मतलब ये है कि बाय 6 to 7 आवर्स यू आर गुड टू वॉक अराउंड, और आप खुद से वॉशरूम जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ओके। और बाय डे 1 and 2 आप
इनफैक्ट डे 1 से भी आप स्टेयर्स ऊपर खुद चढ़ सकते हैं, खुद उतर सकते हैं, एक्सेसिव नहीं, एक्सेसिव नहीं, बट यू कैन गो अपस्टेयर्स, यू कैन कम डाउन। इसको रूटीन नहीं बनाना, लेकिन यू कैन वॉक अराउंड। आप गाड़ी में बैठ सकते हैं, आप करवट बदल के सो सकते हैं। आपने वजन उठाने वाले काम नहीं करने होते, आपने कोर बॉडी एक्सरसाइज जिनको एब्स की एक्सरसाइजेस कहते हैं या वेट लिफ्टिंग है, वो आपने 4 वीक्स तक अवॉइड करनी होती है। ठीक है। लेकिन अदर देन दैट आपने स्कूल जाना है, लेट्स से बच्चे ने, तो आफ्टर अ वीक आप स्कूल जाएं, बैग वगैरह आप खुद से ना उठाएं, क्योंकि वो आपको ज़रा बैग्स बड़े हैवी होते हैं। बिल्कुल। अलबत्ता एक चीज़ आपने ज़रूर, ये जो 7 डेज़ होता है, इसका भी मतलब ये नहीं होता कि आपने घर पे रेस्ट करना है। 7 डेज़ का टाइम हम इसलिए देते हैं कि आप इन 7 डेज़ में भी ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर इन एन ऑफिस और आप मीटिंग में हैं और आपको उस दौरान थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होती है, तो अब आप मीटिंग नहीं छोड़ सकते। तो आपने फिर ये ज़रूर करना है कि अच्छा ठीक है, मैं घर पे हूँ, मैं एक्टिव रहूँगा, मैं वॉक करूँगा, क्योंकि दैट विल हेल्प इन रिकवरी। ठीक है। लेकिन जब दर्द हुआ तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो टेक 5 to 7 डेज ऑफ फ्रॉम द रूटीन, लेकिन उसमें घर में आप एक्टिव रहें, वॉक करें, एक्टिविटीज़ वगैरह सारी नॉर्मल रूटीन में करें। परफेक्ट। ड्राइविंग वगैरह यूजुअली आप डे 2 डे 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वो 10th डे पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द विमेन एज वेल, जो घर में काम वगैरह करते हैं, कि 7 डेज की छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है, बट डजंट मीन कि आप काम शाम बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल। झुकना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना, एक्सेसिव दौड़ भाग नहीं करनी। बिल्कुल ऐसा ही है। That's that. Perfect. Thank you so much, Dr. Muneeb. It was a very good discussion with you, and definitely हम कोशिश करेंगे आप जैसे जो इतने एक्सपर्ट सर्जन्स हैं, आप जैसे जो एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइजर्स हैं, हम उनको अपने शो में बुलाएं। नाजरीन, कोई भी ऐसा सवाल होगा डॉक्टर मुनीब के लिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, एंड वी विल सेंड देम टू डॉक्टर मुनीब एंड वी कैन गेट द आंसर। अपना वतन चैनल आपको भी वो गाइडलाइंस दे देगा। हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा। अगर जिसको भी डॉक्टर मुनीब की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। विल शेयर दोज कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। You are watching अपना वतन।